अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद अब आज़ाद ज़राए के मुताबिक 20,700 से तजावज़ कर गई है, जबकि जो सरकारी आदाद शुमार है उसके मुताबिक 20,100 से तजावज़ कर चुकी है। और अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो टाइगर फोर्स के रज़ाकार हैं उनसे खुसूसी तौर पर ख़िताब भी किया। इस हवाले से बात भी करेंगे। कोरोना वायरस की जैसे शफात बात कर रहे थे कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एग्जैक्टली कितने केसेस हैं, कितने लोग जाँ बहक हुए हैं, कितने रिकवर कर गए, क्योंकि ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग एहतियात कर रहे हैं वो रिकवर भी कर रहे हैं, इसलिए एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कुछ है जी आज के शो में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरी। तो ये तो भी आपने जानी कि टॉप स्टोरीज़ क्या थी। और सबसे पहले हम ज़रा कोरोना के हवाले से बात करें कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 22 अफराद जाँ बहक हो गए, कोरोना वायरस की नज़र हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद अब 462 हो चुकी है, जबकि मज़ीद 1083 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की जो कुल तादाद है वो 20,000 का अब नंबर छू रही है। ये एक अजीब सी सूरत हाल है। आज़ाद ज़राए का कहना है कि इस वक्त जो जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद है वो 476 हो चुकी है। दोनों सूरतों में पिछले 24 घंटों में 20 से 25 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो रही है। ये वो तादाद है उन अफराद की जो जाँ बहक हो रहे हैं, और अब वो नौबत आ गई है जिसके बारे में हम शुरू दिन से कह रहे थे कि जब वेंटिलेटर्स फिलअप हो जाएंगे, क्योंकि सारे सिर्फ कोरोना के मरीजों को वेंटिलेटर नहीं चाहिए, तो वेंटिलेटर्स ना मिलने की वजह से ये तय करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी कौन है, ये नया आने वाला मरीज़ या ऑलरेडी जिस मरीज़ को वेंटिलेटर लगाए। और ऐसा एक वाक़या कल रात भी पेश आया। बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे पहले हमारे डॉक्टर्स जो स्पेशली आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वो रो पड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़ के आपसे कहा था कि आप लोग एहतियात करें, क्योंकि कहीं वो नौबत ना आ जाए जो कि यूरोपियन ममालिक में आ गई, जो कि न्यूयॉर्क में आ गई है, कि अगर कोई बूढ़ा शख्स हो उसको वेंटिलेटर लगाए, लेकिन कोई अगर जवान शख्स आए और उसको भी वेंटिलेटर की ज़रूरत, और ये मालूम हो कि जो बूढ़ा शख्स है वो टर्मिनल स्टेज पर उसको वेंटिलेटर से नहीं बचा पाएंगे, तो वो जवानों को जो है वो वेंटिलेटर का दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में भी सिचुएशन आ गई। कल जो सिंध में अफसोसनाक वाक़या है उस हवाले से हम आपको आगे जाके अपडेट करेंगे। इस वक्त तकरीबन पंजाब और सिंध के केसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिंध में तादाद तकरीबन 7,882 और पंजाब में 7,494 है। खैबर पख्तूनख्वा में 3,129 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं, जबकि बलोचिस्तान में ये तादाद 218 तक पहुंच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक अहम खबर यहाँ शामिल करते चलें कि बैरून मुल्क से पेशावर पहुंचने वाले कई अफराद कोरोना के मरीज निकले। मुख्तलिफ फ़्लाइट से बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले 189 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि मुख्तलिफ फ़्लाइट से पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले 189 अफराद का टेस्ट मस्बत आया है। इसी वाले से मजीद तफसीला जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। सलाउद्दीन, ये इतने बड़े नंबर में जो मुसाफिर आए थे उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, अब क्या किया जाएगा आगे? देखिए, बिल्कुल ये 3 एयरपोर्ट्स की रिपोर्ट सामने आई हैं। कराची, इस्लामाबाद के बाद पेशावर एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद कोरोना वायरस से मुतासरा निकली है। मजमूई पेशावर एयरपोर्ट पर 5 परवाजें जो पहुंची थी, उसमें 189 मुसाफिरों के टेस्ट लिए गए, तो उसमें उनके कोरोना के टेस्ट मुस्बत आए। मजमूई तौर पर 1181 मुसाफिर पेशावर पहुंचे थे। तो इस तरह से ये खासी बड़ी तादाद एक सामने आई है। चूँकि एयरपोर्ट पर जितने भी मुसाफिर आते हैं उनको क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। वहाँ जब उनके टेस्ट किए जाते हैं, उनके टेस्ट की रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़िले इंतजामिया मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचा देती है। तो इस तरह से केसेस सामने आए। सबसे ज़्यादा केस जो है वो रिपोर्ट हुए पेशावर में। 20 अप्रैल को गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ पहुंची थी जिसमें 70 मुसाफिर के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ परवाजें जो पेशावर आई हैं उस पर 54 मुसाफिरों में कोरोना टेस्ट, इस तरह मजमूई 189 केस रिपोर्ट हुए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन में बतदरीज नरमी का इशारा देते हुए कहा है कि ये फैसला मौशी सूरत हाल को देखते हुए किया गया है। इस सूरत हाल में जब मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, अगर नॉर्मल SOPs को सामने रखा जाए और उन SOPs पर अमल दरामद करवा लिया जाए तो कारोबार ज़िंदगी शुरू तो किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब यह कारोबार ज़िंदगी शुरू किया जाता है
तो लोगों का एक बड़ा जमे गफीर एक रश जो है, जैसे कि आज हमने शफात नादरा पे देखा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा इस मौके पे, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सबसे पहले तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से, नौकरियां चली गई हैं, वो तबका जो कि सिर्फ दिहाड़ीदार थे, जो गुजारा करते थे, जो पैसा आता था उससे बच्चों का पेट पालने से, वो सब मुश्किल में पड़ गए। अगर हमने ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। और जैसे ये खान साहब का ये बयान चलाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन ज़रा सा रिलैक्स होता है लोग टूट पड़ते हैं, और ऐसे ही हुआ। जनाब, नादरा के दफातर का 4 मई का ऐलान किया गया था। आज सुबह से जब नादरा के दफातर खोले गए, एक शिफ्ट के लिए उनको बहाल किया गया, तो लोगों का वहाँ शदीद रश देखने में आया। खबे से खबा चल रहा था और कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा। बिल्कुल शफात, और ऐसी सूरत हाल हमने पाकपतन में भी देखी जहां पर लोगों ने नादरा के दफ्तर में दीवारें फलांग कर अंदर आए। ये जो 3 मेगा सेंटर्स खोले गए हैं, इसके बाहर लोगों का जिस तरह से जमे गफीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने यहाँ पे ख्याल नहीं किया है। लेकिन अभी खैर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे बात की थी कि टाइगर फोर्स एटलीस्ट ये भी ज़रूर करेगी कि वो इस हवाले से वॉलंटियर करेगी, मॉनिटर करेगी और लोगों को SOPs के हवाले से बताएगा। लेकिन जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे, नादरा के सेंटर के बाहर एक रिपोर्ट हमने तैयार किए, आपके साथ शेयर करते हैं। बाज़ दफातर में एहतियाती तदाबीर पर अमल का फुकदान नजर आया। और बार बार हम टेलीविज़न के तवज्जुह से, अपने शो के तवज्जुह से, न्यूज़पेपर से, ऐसी तमाम तर चीज़ों से हम लोगों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं, दरख्वास्त जोड़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स तो इनफैक्ट लोगों से हाथ जोड़ कर ये दरख्वास्त करें कि खुदारा SOPs का ख्याल रखें, आप एहतियात करें, जितना एहतियात करेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि अभी हम आपको आगे जाके बताएंगे भी किस तरीके से कराची में एक मसीहा जो कि लोगों की जान बचाता था, कल वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से वो खुद जो है जांबर ना हो सके। डॉक्टर्स ने पहले इंडिया दिया था कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि वेंटिलेटर्स नहीं होंगे और हमें सोचना पड़ेगा कि वेंटिलेटर में किसको लगाना है। डॉक्टर्स पे ये प्रेशर है कि जब वो कोरोना का मरीज देख के घर जाते हैं, उनको अपने माँ बाप के साथ भी बात करनी है, अपने बच्चों को भी संभालना है, अपने घर वालों को भी संभालना है। वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर नुसरत, हम घर कैसे जाएं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी हिफाजत, हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में डॉक्टर्स पहले से आगाह कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली कराची में इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। डॉक्टर फुरकान के हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर फुरकान के आपने ऑडियो नोट्स भी सुने, वो कितनी तकलीफ़ में थे और कितनी मुश्किल हो रही थी उनको कि वो बात करें, और वो मुसलसल वेंटिलेटर के वाले से बात करें। तब आप खुद सोचें कि अगर एक सीनियर डॉक्टर को इनको वेंटिलेटर नहीं मिल सका, जिसने पूरी ज़िंदगी इस शहर में सर्व किया हो, लोगों की जानें बचाई हों, आज वो खुद वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से अगर वो मसीहा इस दुनिया से चला जाए, और इस बड़े सिस्टम में जहाँ के मतलब 10 साल से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और बड़ा बजट मिलता है सेहत के लिए, वहाँ पे अगर वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से अगर डॉक्टर्स यहाँ पे शहीद हो जाएं, तो आप खुद सोचें आम आवाम का यहाँ पे क्या बनेगा। बिल्कुल बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि कोरोना के हवाले से जितने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जितना अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दे आर फिल्ड अप, दे आर अप टू द कैपेसिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्या किया जाना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निगत, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू शाम रमज़ान। एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, एक बड़े काबिल डॉक्टर अपनी ज़िंदगी की जंग महज 4 दिन में, डायग्नोसिस के महज 4 दिन में हार गए। कैसे देखती हैं आप इस सूरत हाल को? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पे शुरू दिन से हम प्रिवेंशन को तो स्ट्रेस कर ही रहे हैं, लेकिन इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी रियलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। ये एक
पेशेंट जो भी डॉक्टर भी थे और इनको एक कोमॉर्बिड ऑलरेडी था, यानी कि अगर ये कार्डियक इलनेस के शिकार थे तो इनको होम में सेल्फ क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो डिजीज का स्टिग्मा है उसके लिए बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो घर पे रहें पहले। तो ये और ये भी एक होता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो ज़्यादा डिप्रेशन होगा, ज़्यादा सिवियरिटी देखेंगे, ज़्यादा इन्वेजिव ट्रीटमेंट होगा, तो डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं कि हम पहले घर पे देख लें, शायद ठीक हो जाएं। तो ये जो सैटरडे से तबीयत ख़राब हो रही थी तो थोड़ा सा जो गैप है आई थिंक मैनेजमेंट का वो ये है कि मॉनिटरिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। जो भी डॉक्टर के केयर के अंडर थे, जिसको भी पता था कि ये पॉजिटिव हैं, तो उनको इनसे फ़ोन पे राब्ते में होना चाहिए और उनसे ये उनको बता के रखें कि इस जगह पे आईसीयू अवेलेबल है। वेंटिलेटर की तो बाद में बात आती है, आईसीयू में पहले जाके तो उनकी डिसैचुरेशन वगैरह जो भी होती है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन दे दिया जाए कम अज कम। लेकिन फिर भी किसी ने एक तरह से फॉलो अप नहीं रखा डॉक्टर ने, फिर भी किसी ने फॉलो अप नहीं रखा कि उनकी हालत इस वक्त कैसी है। मैं इस बात पे आती हूँ। उससे पहले मैं एक बात ये करूँगी कि एम्बुलेंस जो होते हैं ना, अच्छे वाले एम्बुलेंस जो होते हैं उनमें ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए और ड्राइवर के साथ एक बंदा होता है जिसे हम EMT कहते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, वो हम ट्रेन करते हैं JSMU वगैरह में, जिना में ना, तो वो लोग ऑक्सीजनेशन कर सकते हैं पेशेंट को और रिससिटेशन कर सकते हैं और रास्ते की मौत को वो प्रिवेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल मरीज को जिंदा पहुंचाना उनका काम होता है, ये फोर्स को लाना पड़ेगा। देखिए वॉर लाइक सिचुएशन है, तो जब अमेरिका में 3rd ईयर स्टूडेंट्स को ला रहे हैं, जब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ला रहे हैं, तो जो टेक्नीशियन हमारा वर्क फोर्स हमारे पास है उसको एम्बुलेंस में होना चाहिए कि जब तक पेशेंट के लिए हम ढूंढें जगह जहां उनको जगह मिले। ऑल्दो ये सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए। एक आपके तवज्जुद से रिक्वेस्ट होगी हमारी, ऑल्दो गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, जो भी कर रही है, कि एक सेंट्रल कमांड सिस्टम बनाए। जो चीज़ हो गई उसको तो हम अंडू नहीं कर सकते, ना ही हमें इस कंफ्यूजन के दौर में सेंसेशनलाइजेशन करना है। हमें हकीकत को टेबल पे रखना है कि क्या, लेकिन हकीकत यही है ना डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी कहा था कि अगर डॉक्टर्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर मरीजों को कौन देखेगा। और अब जैसे अभी बातें की जा रही है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये तो पहले भी देखनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं इन चीज़ों का नफाज हो सका? जी, फ्रंट लाइन में जो हैं वो जाएंगे। जैसे फौज में पहले सिपाही जाते हैं जो आगे के होते हैं। अब फौज जब जंग की सिचुएशन होती है तो फौज में ही जो सिपाही होते हैं या जवान होते हैं वो सबसे ज़्यादा निशाना होते हैं, तो उनके बेड्स मुख्तस होते हैं हॉस्पिटल्स में ना, कि 10% 20% इन्हीं के होंगे। हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की इस तरह नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा सिक को दी जाती है। हमेशा ये होती है कि हूसोएवर इज मोस्ट सिक, जो वेंटिलेटर पे ऑलरेडी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको निकालेंगे नहीं। एथिकल स्टैंडर्ड्स अभी तक वो फॉलो हो रहे हैं। अब वॉर लाइक सिचुएशन में उनको चेंज करेंगे और करना भी चाहिए या नहीं, और उसमें क्या एथिक्स इन्वॉल्व हैं, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, या 2 या 3 वेंटिलेटर्स ऐसे हों जो हम अपने डॉक्टर कोलीग्स के लिए करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम लॉकडाउन में सॉफ्टनेस कर रहे हैं या कुछ, उसका स्पेक्ट्रम का अदर एंड आप देखें जो बड़ा सैड है, वो ये है कि जैसे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट पॉजिटिव आ गए, उनकी टीम में से 10 लोग, फिर शाम तक 10 लोग और आ गए। वाकई बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा हमें आगाही फराम करने के लिए। और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जब डॉक्टर्स जो हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, वो जब बीमार हो रहे हैं तो उनके इलाज के लिए क्या कोई बेड्स रिजर्व्ड हैं या नहीं, हो नहीं सकते, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन बहरहाल कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों के। बिल्कुल शफात, क्योंकि सूरत हाल ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि हाथों से निकलती जा रही है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम साहब को शाम रमज़ान में खुशामदेद कहते हैं। कोई 10 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अरबों रुपए का बजट मिलता है सेहत पर, उसके बावजूद यहाँ पर वेंटिलेटर ना होने की वजह से दर की ठोकरें खाकर वो एक सीनियर डॉक्टर फुरकान चाहता है, उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता और इनमें होता ये कि वो जाँ भाग हो जाते हैं। मतलब कौन जिम्मेदार है इसका, क्योंकि मेडिकल सिस्टम में कोई इसकी जिम्मेदारी तो लेने पे कबूल ही नहीं है। एक तो जो आपने बात की कि 10 साल से 12 साल से इनकी गवर्नमेंट है, तकरीबन 15,000 अरब इनके पास आ चुके हैं। 2011 से 18वीं तरमीम भी आ गई। इस साल
हेल्थ का बजट जो है वो 140 अरब है इस साल। तो 10 साल में तकरीबन आप समझिए 1000 अरब हेल्थ का बजट हुआ होगा। उसके बावजूद सिंध के 16 अजला में वेंटिलेटर्स ही नहीं है। दूसरी बात मैं स्पेसिफिक आता हूँ, पहले डॉक्टर फरकान भी बड़ा आलम ना, कल उनका वॉइस क्लिप हमने सुना, यकीन जानिए रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मई को 2 मई को सिंध में 16 लोग सिर्फ वेंटिलेटर पे थे और 3 मई को 18 लोग सिर्फ वेंटिलेटर पे थे सिंध में, पूरे सिंध में। जबकि पूरे सिंध में 430 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में मौजूद है और 233 वेंटिलेटर्स कराची के अस्पतालों में सरकारी पब्लिक सेक्टर में मौजूद है, जबकि 305 वेंटिलेटर्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद है। इतने वेंटिलेटर्स होने के बावजूद 430 पूरे सिंध में, 230 सिर्फ कराची में, 305 तकरीबन 550 के करीब कराची शहर में वेंटिलेटर्स होने के बावजूद अब 16 मरीज कोरोना के 18 तारीख को, मतलब कल जो था 3 तारीख को 18 मरीज थे सिर्फ। क्यों नहीं मिल सका? ये इसका मतलब है मिसमैनेजमेंट है। ये लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा वो सिंध असेंबली की वो उस पर दरबार में बैठी हुई तो 2 दफा हमें नजर आई है, लेकिन सीएम साहब का इशू ये है, गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा कि 1555 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। आज वो कह रहे हैं 1222 ठीक हुए हैं, 74 मजीद हो गए। मतलब जो खौफ फैलाओ, डर फैलाओ, लॉकडाउन करो, कुछ समझ से बाहर है कि 18 मरीज सिर्फ उस पे थे और डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला? ये कि मैनेजमेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई फंड्स का इशू नहीं है 18वीं तरतीब में, ये सिर्फ बेटी है इनकी, कुछ नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमें इस हवाले से आगाही फराहम के लिए, अपना कमेंट, अपने जो इनकी सोच है वो हमारे हम तक पहुंचाने के। लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। ना तो ये किसी हेल्थ सिस्टम को ब्लेम दिया जा सकता है, ना लोगों को ब्लेम दिया जा सकता है। ऑब्वियसली वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट। लेकिन जब बात अब सूरत हाल यहाँ पर ऐसी होती जा रही है कि कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अरकान भी मुतासर हो रहे हैं और जिसकी शरह है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ी है। मुतासरा मेडिकल अमले और कोरोना से मुतासर तिब्बी अमले की तादाद अब बढ़ी और कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में तिब्बी अमले के आज सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की, कोरोना अज़खुद नोटिस की केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए ये भी शामिल करेंगे, मगर पहले तो एक छोटे से ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और ब्रेक के बाद आपको एक अहम दिन खबर से आगाह करते चलें कि कराची में लेडी रेनिंग अस्पताल के गायनी वार्ड, जिसमें पेशावर के लेडी रेनिंग अस्पताल, जिसमें आज से कुछ दिनों पहले डॉक्टर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे, अब वहाँ का जो गायनी वार्ड है वो बंद कर दिया गया। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदा मदिहा सुंबल हमारे साथ मौजूद हैं। मदिहा जी बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी कि गायनी डिपार्टमेंट की 14 फीमेल डॉक्टर्स पे जब कोरोना पॉजिटिव आया था उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि गायनी डिपार्टमेंट को बंद किया जाए, जिसके बाद आज लेडी रेनिंग अस्पताल इंतजामिया ने इस बात का फैसला किया है और गायनी डिपार्टमेंट को 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक जो पूरा ब्लॉक है उसको डिसइंफेक्ट किया गया है। ताहम अस्पताल इंतजामिया का ये भी कहना है कि इस दौरान जितने भी मरीज हैं वो दूसरे हॉस्पिटल से रब्ता करें। और 35 डॉक्टर्स का कहा जा रहा है, ये तादाद डॉक्टर्स को मिला के या डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ टोटल, ये सिर्फ 35 डॉक्टर्स है? जी इनमें जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो इनमें साथ स्वीपर्स और आर्टिलरीज जो है उनको मिला के ये तादाद जो है वो 35 है। इसके बिना पर ये जो ब्लॉक है इस वजह से बंद कर दिया गया है और तमाम लोगों की गायनी ब्लॉक पर जितने लोग काम करते हैं उन सब की मजीद स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट भिजवा दिए गए हैं और जो डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ इससे इन्फेक्टेड हुआ है उनके घर वालों के लिए भी इस टेस्ट की जो सहूलियात है उनको मुयसर कर दी गई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गायनी वार्ड में जो यहाँ पर खवातीन जो यहाँ पे एडमिट थी, तो क्या उनका केस पर कहीं और रेफर किया गया है? जी, जितने अभी इनके पास मौजूदा केसेस हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है और मजीद लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर मरीजों को ना लाया जाए क्योंकि किसी भी मरीज की जान जो है वो खतरे में नहीं डाला जा सकता, जिस बिना पर मरीजों को भी ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो दीगर मुतल्लिका हॉस्पिटल में जो है रब्ता करें और किसी भी किस्म की तकलीफ के लिए अस्पताल इंतजामिया जो है वो माजत हुआ है और जो केसेस इनके पास मौजूद है इनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी मदिहा सुंबल, हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, एक और ताज़ा खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबई अहमद में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। कोरोना वायरस के तनाजुर में
पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया है। दोनों रहनुमाओं का कर्जों में रिलीफ से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना के साथ भूख के चैलेंज का भी सामना है। इमरान खान ने इथियोपिया के वज़ीर आज़म को अमन का नोबेल इनाम जीतने पर मुबारकबाद भी दी। आज एक अहम समाअत भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार दे दी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुल्क के हिस्सों में आग लगी है। सदर और वजीर आजम के इरादे नेक होंगे, मगर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदालत ने गैर मुल्की इमदाद की तफसील भी मांग ली। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। जो ज़कात और सदक़े के पैसे खा जाए उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। ये रिमार्क्स हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में इस अहम केस की समाअत की। बिल्कुल, वाकई एक बात है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है और जिस तरह से लोगों को जिस तरह से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज जो कि इवन के आज के टाइम में भी अच्छा काम कर रही हैं, उसके बावजूद वो अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल फारिग करें। सालों से मुनाफे कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो उनके पास काम करते हैं मुलाजमीन, उनके बैकअप के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कभी सोचा नहीं। मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से 26% जो ख़वातीन हैं वो अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठी हैं। गैर सरकारी तंजीम फाफिन के सर्वे के मुताबिक 14% ख़वातीन को मुस्तकिल तौर पर उनकी मुलाजमतों से निकाल दिया गया है, जबकि बाकी ख़वातीन मुलाजमीन की खदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। जिन मुलाजमीन को निकाला गया है उनमें फैक्ट्री वर्कर्स, सेल्स पर्सनस, निजी स्कूल्स के टीचर्स, अस्पतालों और दीगर तिजारती इदारों में काम करने वाली ख़वातीन शामिल हैं। मुलाजमतों से फारिग की जाने वाली 15% ख़वातीन का ताल्लुक सिंध से, जबकि 3% ख़वातीन का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बरतरफ कारकुनान की अक्सरियत वाजिबात की मंजूरी की मुंतज़िर थी, जबकि 28% ख़वातीन वफाकी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम में इमदाद के लिए दरख्वास्त दे चुकी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीम लीडर फाफिन जनाब शहजाद अनवर। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद हमें वक्त देने के लिए। शहजाद, ये जो आदाद शुमार सामने आए हैं बड़े परेशान कौन है? कोई गैर मुतवक्के सूरत हाल है ये, या पाकिस्तान में ये होता रहता है? थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि इस सर्वे को करने का मकसद यही था कि हुकूमती जो डायरेक्टिव इशू किए गए हैं, जो लेबर फोर्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो उनको देखा जाए कि किस तरह के उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की है। तो हमने 8 शहरों को जहाँ पे विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे फैसलाबाद है, रहीमयार खां है, सियालकोट है, कराची है, कोयटा है, जिसमें हमने इस बात को भी मद्देनजर रखा है कि ओवरऑल जो है पूरे मुल्क के उसका सैंपल लिया जाए। तो हमने 904 लोगों फीमेल वर्कर्स जो हैं उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए। तो उनमें से हमें पता चला है कि 26% ऐसी हैं जिनको परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड किया गया। मसला असल में क्या है? मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो डेली वेजर हैं, जिनको बगैर कॉन्ट्रैक्ट के 10-10 साल 5-5 साल वो जॉब करते हैं, यानी कि एक दिन अगर वो उनके पास जॉब नहीं है, तो अगर काम नहीं है एम्प्लॉयर के पास, तो वो उनका कोई राइट नहीं है कि उनको वेज उस दिन की मिलेगी। इसी तरह बहुत से जो वर्कर हैं उन्हें रजिस्टर्ड ही नहीं किया जाता। जो सोशल सिक्योरिटी के लॉज हैं हमारे, जो एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, इस तरह के किसी लॉ के तहत उन्हें लेबर डिपार्टमेंट के साथ या जो इस तरह के महकमे हैं उनके साथ रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। ये आपने बड़ी एक की बात बताई है, खासतौर पे जो हमारा जो टेक्सटाइल का सेक्टर है, जिसमें यूजुअली जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो ठेके पे होते हैं, और ऑर्डर है तो वो वर्कर्स हैं, ऑर्डर नहीं है तो वर्कर्स नहीं है। क्या आपके पास कोई इस किस्म के आदाद शुमार हैं कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनमें खवातीन की तादाद कितनी है? इस तरह के स्पेसिफिक दादोशुमार नहीं है हमारे पास, मगर ये एक इंडिकेटिव डाटा था जो इस सूरत हाल में इसलिए कंडक्ट किया गया कि जो हुकूमतें हैं उनकी तवज्जो इस तरफ मरकूज कराई जाए कि ये एक अहम इशू है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ कि अगर हुकूमती डायरेक्टिव जो हैं, अहकामात जो हैं, जो उन्होंने जारी किए हैं हुकूमतों ने, अगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए तो आपका बहुत सा जो कुछ मुझे बताएगा कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा खवातीन को फायर किया जा सकता है? जी शहजाद, कौन से सेक्टर में खवातीन को सबसे ज्यादा फायर किया गया है? ये
ये मिक्स है। इसको मतलब जो आप 24% कह रही हैं, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें स्कूल्स भी हैं, ऑफ कोर्स नर्सिंग स्टाफ भी है, टीचर्स भी हैं और जो आम फैक्ट्रीज में काम भी करती हैं। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद साथ मौजूद थे, तर्जुमान फाफिन, और बता रहे थे कि कितनी बड़ी तादाद ख़वातीन की ऐसी है जो कि रोज़ अपने घर वालों के लिए रोज़गार कमाने के लिए घरों से बाहर निकलती थी, चाहे वो अस्पताल में काम कर रही हैं, चाहे वो स्कूल्स में काम कर रही हैं, वो फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। और बड़ी शफात, ये हमारी इकॉनमी चलाने में इन ख़वातीन का बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हैं जी, अहम खबर शामिल करते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। हमजा शहबाज 8 मई से शुरू पंजाब असेंबली के इजलास में शरीक होंगे। पंजाब असेंबली का इजलास नून लीग की रिक्विजिशन पे स्पीकर ने तलब किया है। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम एक ऐसे अस्पताल के हवाले से बात करेंगे जो कि कई सालों से गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहा है और बेहतरीन इलाज कर रहा है। हम बात करें इंडस अस्पताल की। इंडस अस्पताल निजी मिल्कियत में चलने वाला अवामी सतह पर इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करता है। ये अस्पताल खालिस इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर 2007 में कायम किया गया था और तब से लेकर अब तक यहाँ मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। 10 साल कबल जब इंडस अस्पताल कायम हुआ तो यहाँ सिर्फ 150 बिस्तरों की गुंजाइश थी और अस्पताल से हर माह तकरीबन 1.5 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज अब किया जा रहा है। हर माह 9,200 से ज़ायद मरीज दाखिल होते हैं, जिस पर कमोबेश $3.2 मिलियन का खर्चा होता है, जो मुखय्यर हजरात के एहतियात और ज़कात से पूरा किया जाता है। यहाँ डॉक्टरों और सर्जनों की तजर्बाकार टीमें काम कर रही हैं और खल्क़ खुदा की खिदमत कर रही हैं। इंडस अस्पतालों का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए अब अमली काम हो रहा है। मुखय्यर हजरात से अपील है कि वो कोरोना की वबा जैसे मुश्किल वक्त में इंडस का साथ देते हुए अपने एहतियात अस्पताल को दें। और इसी हवाले से बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं इंडस अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। डॉक्टर बारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शाम रमज़ान में हमें वक्त दिया, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। डॉक्टर बारी साहब, कोविड-19 के बाद से अब जो हालात हैं, तो कितना डिफरेंस आया है आपकी एहतियात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे वक्त दिया। देखें, फ़र्क थोड़ा पड़ रहा है, लेकिन ये है कि अल्लाह के काम है तो अल्लाह मियाँ ने कोई ना कोई रास्ता निकालना ही है इंशाल्लाह। और वो क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी मेहनतों से इतना नहीं होता जितना मरीज़ जो हैं उनकी दुआओं से होता है। और मरीज़ जब दुआ करते हैं अल्लाह के लिए, जब ये काम किया गया है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह रास्ता निकालेगा और ये बढ़ेगा। थोड़ा फ़र्क तो आया है डेफिनेटली, क्योंकि अब ज़्यादातर कोरोना के लिए लोग दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये नहीं हो सकता कि जो दूसरी अमराज हैं वो ख़त्म हो गए हों। हमारा जो चाइल्डहुड बच्चों को कैंसर का जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर चल रहा है। उसमें तकरीबन हर साल 1200 नए मरीज आ रहे हैं और एक के ऊपर एवरेज कोई 6 लाख रुपये खर्चा आता है हमारा। तो इसलिए डेफिनेटली लोगों के पास है भी और लोग दिल खोल कर भी रहे हैं। कोरोना के साथ साथ इन मरीजों का भी ख्याल करना चाहिए और अल्लाह ताला से ये तो अल्लाह ताला से सौदा है। अल्लाह मियाँ उस पर उसका रिफंड जो है ना वो 7 गुना करके देता है। वो अल्लाह मियाँ की रहमत है, वो जिस वक्त जाग जाए तो ये बिजनेस अल्लाह मियाँ के साथ करना है लोगों ने। और इंशाल्लाह मरीज दुआएं करेंगे तो और उसमें इंशाल्लाह ज़रूर दुआएं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात है, कोरोना वायरस का ज़माना है और टेस्टिंग किट्स के हवाले से और टेस्टिंग फैसिलिटी के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडस अस्पताल के हवाले से बताइएगा कि कितने टेस्ट की गुंजाइश है और कितने टेस्ट अभी तक किए गए हैं? देखिए, अभी तक हमने तकरीबन कोई हमारी गुंजाइश तो अभी ये है कि कोई तकरीबन हम समझे 800 की पर डे कर सकते हैं, लेकिन कोई सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इस वबा में मुब्तला है। तो हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। फिर लॉजिस्टिक्स भी बंद हैं, आपकी फ़्लाइट्स नहीं आ रही हैं, तो इस वजह से भी जो है ना प्रॉब्लम है। तो अभी हम जो है ना इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक, अब कुछ इस महीने के आखिर तक कोई 3rd वीक में हमारी एक नई मशीन भी आ रही है, तो हमारी कैपेसिटी 2000 से क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। और तकरीबन हम इस वक्त तक कोई 15,000 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। और सब क्या कोई चार्जेस, कोई पैसे
कुछ लिए जाते हैं इसके? जी, हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कैश काउंटर ही नहीं है। और दूसरा मैं इस बात पे एक एक्नॉलेज करूँगा कि ये इसमें से मेजॉरिटी किटें जो है ना सिंध गवर्नमेंट ने परचेज करके दी हैं। सिंध में कोई 90% जो है टेस्ट फ्री हो रहे हैं, वो इंडस में, फिर जिन्ना हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, ओजा में, और कुछ किटें आगा खान को भी दी हैं। तो यहाँ पर कोई 90% फ्री हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो रही है। बिल्कुल, ये बारी साहब मेरा भी, क्योंकि बार बार आने का तवाक़ इंडस हॉस्पिटल पे, तो ये वाहिद ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में अस्पताल देखा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर भी नहीं, और आप लोगों का चिल्ड्रन ऑन्कोलॉजी जो सेंटर है वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म से काम करे। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या इंडस हॉस्पिटल की ब्रांच सिर्फ कराची में ही है, और ये बताइएगा साथ में कि कराची से बाहर कहाँ कहाँ इंडस हॉस्पिटल की ब्रांचेस हैं? देखिए, कराची से बाहर हमारी कोई, कराची में हमारी 3 ब्रांचेस हैं। एक हमारा ये मेन हॉस्पिटल है, फिर हमारा एक गायनी का हॉस्पिटल है जो कुरंगी में ही हमसे 1.5 किलोमीटर आगे है, फिर PIB कॉलोनी में हमारा डायलिसिस सेटअप है, और कोई जो है ना उसमें फिर फैमिली मेडिसिन भी चलता है। फिर हमारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर पंजाब में, लाहौर में 5 हॉस्पिटल हैं 100 बेड के। एक मुजफ्फरगढ़ में कोई 450 बेड का हॉस्पिटल है जो भी गवर्नमेंट का ही है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चला रहे हैं। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ है। इसके अलावा हमारा जो है अपना बदीन का DHQ हॉस्पिटल हम चला रहे हैं। उसके अलावा इस्लामकोट में एक हॉस्पिटल है, और सेवन में भी एक हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं, कोई पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 51 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी प्रेजेंस है। हम कंटेनर क्लिनिक्स चला रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 3 लाख मरीज़ जो है ना माहाना हमारे पूरे नेटवर्क पे मुस्तफीज़ होते हैं, और हमारा सालाना बजट तकरीबन इस वक्त 18 से 20 अरब रुपए है सालाना। That's incredible। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक बड़ा अहम सवाल है कि जो मरीज़ों को इलाज किया जाता है वो ज़ाहिर है लोगों की ज़कात और अतियात में इससे मिलने वाली रकम के ज़रिए किया जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मुस्तहिकीन ज़कात नहीं होते, तो क्या कोई ऐसा सेटअप है कि उन लोगों को अलग किया जा सके? जी बिल्कुल, हमारा जो है ना निज़ाम बड़ा क्लियर है। हम लोग जो है ना, हमारा हर पेशेंट वेलफेयर से गुजरता है। वेलफेयर वाले डिसाइड कर लेते हैं कि ये कौन मुस्तहिक ज़कात है और कौन मुस्तहिक ज़कात नहीं है। एक तो ये कि जो भी आएगा यहाँ पर इलाज होगा उसका, चाहे वो मुस्तहिक ज़कात हो या ना हो, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, तो इलाज उसका होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई झूठ नहीं बोलता हमसे, उसको पता है कि इलाज हो जाना है। तो हमारे 2 अलग अकाउंट हैं, ज़कात अकाउंट अलग है और डोनेशन अकाउंट अलग है, और एक अकाउंट सैयद के लिए कुछ लोगों ने दिया हुआ है क्योंकि उनके पास ज़कात और डोनेशन नहीं लगती। तो वो फिर जी, तो वो फिर जो है ना असेसमेंट करने के बाद सबका इलाज हो जाता है। ये सिर्फ वेलफेयर डिपार्टमेंट को पता होता है, फाइनेंस को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। और हम जो शरई, हमारे पास उलमा हैं जो कि उनको असेस करते हैं, और फिर एक हमारी ज़कात कमेटी है जो उसको असेस करके देती है। तो बिल्कुल शरई तकाज़ों के मुताबिक हम बड़ा ख्याल रख के, क्योंकि हम समझते हैं कि ज़कात लोगों का फ़र्ज़ है और हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है जब वो हमको दे देते हैं, तो हम उस बड़े में, क्योंकि हमको भी अल्लाह ताला के पास जाना है और हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि एहतियात करके मैंने अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि अगर आपको थोड़ा सा भी शायबा हो कि इसके ऊपर ज़कात नहीं लगती, तो आप उसको जो है ना, और वो लगता भी हो, तो अगर थोड़ा भी शक हो, ग्रे एरिया हो, तो आप डोनेशन में डाल दें, क्योंकि अगर डोनेशन से किसी मुस्तहिक ज़कात हो जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन डोनेशन वाले का ज़कात से नहीं होगा। ये यकीनन बड़ा आपका बेहतरीन सिस्टम है। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो कराची के देखने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर नंबर चल रही है, आप लोग अपनी डोनेशन जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। कराची वालों के लिए कराची की कोड के साथ यहाँ पर नंबर चल रहा है, और जो लाहौर के लोग देखने वाले हैं, सो आपके लिए आपके कोड के से यहाँ पर नंबर चल रहा है। अच्छा, आखिर में बारी साहब आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब तो बहुत सारे जो तिब्बी अमला है वो भी कोविड-19 से मुतासर होने लग गया है, तो मरीज़ों की तादाद जहाँ बढ़ी वहाँ डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ रही है। आप लोगों ने इस हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, हमने जब पहले चाइना में जब ये शुरू हुआ था, उस वक्त से हमने अपने इमरजेंसी के डॉक्टर्स को जो है ना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे दिया था कि अब आप समझिएगा, खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी पेशेंट है पता नहीं लगेगा। उस वक्त से हो गया था। फिर हमने अपना एक यूनिट, पूरा कोविड यूनिट बना लिया। हमारा एक थिएटर नेगेटिव प्रेशर हो गया है, 20 बेड का हमारा यूनिट है, 15 वेंटिलेटर। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। ब्रेक पे जाने से पहले आपके साथ हम ज़रा डिस्कस कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल को, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे तकरीबन हर बीमारी का इलाज हो रहा है, हर एक के लिए इलाज हो रहा है।
और वो ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आपके पास कोई कैश काउंटर नहीं है, आप इलाज करवाएं और घर जाएं। और शफात एक वाहिद ऐसा अस्पताल है जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो ज़कात हैं और जो सदकात हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए एक अलहदा काउंटर भी है, विच इज़ वेरी गुड। और आपको याद होगा कि हमारे सेलिब्रिटीज़ कितना बढ़ चढ़ के इस हवाले से काम करें। जब रुमान भी हमारे पास आए थे तो हमने रुमान से भी जब ये सवाल पूछा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि राशन जगह जगह तकसीम किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि आके मांग नहीं सकते कि न जाने किसी ने अपने सदके के पैसे में से राशन ना दिया हो, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए भी हमने अलहदा रकम जो है वो मुख्तस की गई है। तो जी जनाब, बहुत कुछ है इस घंटे में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले क्या होता है? टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरी आज और 4 मई को पेश होना था शहबाज शरीफ साहब ने नैब ने तलब कर रखा था। पिछली 2 बार वो पेश नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कैंसर के सर्वाइवर हैं और कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो जनाब आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उनको लाहौर में पेश होना था लेकिन वो नैब की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ से नैब ने 2 घंटे तक तफ्तीश की लेकिन उसके बावजूद वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई खातिर खा जवाब न दे सके। उनसे बैरून मुल्क की 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस के हवाले से पूछा गया, उनके सामने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट भी रखी गई, पार्टी फंड से मुतालिक पूछे गए सवालात वो गोल कर गए। नैब ने पूछा कि सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज और तहमीना दुर्रानी को क्या क्या तहाइफ दिए हैं। इस पर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि वो रिटन इस चीज़ का जवाब दे चुके हैं। इसके सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि मॉडल टाउन रिहाइश का कितना अरसा कैंप ऑफिस रही। शहबाज शरीफ का जवाब में कहना था कि रिहाइश का अवाम के मुफाद और मसाइल के हल के ऑफिस में बनवाई थी। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की पेशी पर समाजी फासले को खास ख्याल रखते हुए उनसे 6 फुट के फासले पर बिठाया गया था। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब वक्त देने के लिए। अजहर साहब, इस वक्त बताइएगा कि ये आज शहबाज शरीफ साहब की पेशी हुई है, नैब ने उनसे सवालात भी किए लेकिन कोई खातिर का जवाब दे नहीं सके। तवक्को की जा रही थी कि शायद आज गिरफ्तारी हो जाएगी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। आपके लिए कोई गैर मुतवक्किल सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया। मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा आपके सामने। ये गैर मुतवक्किल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहता। मैं तो वक्त से पहले बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब है नहीं और उसी वो कोशिश करते रहे कि अपना केस मुख्तलिफ चैनल्स पर लड़ते रहे। एक प्रोग्राम उन्होंने जावेद चौधरी साहब के साथ किया, सलीम साफी साहब के साथ किया और मैं हैरान हूँ कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब के अगर देखा जाए, नवाज शरीफ तो कन्विंस हो चुके हैं। वो कह रहे हैं ये दिल्ली की करप्शन और अपनी हद तक ये हाल है कि कभी ये बताया जाता है कि हमजा के पास ट्रांजेक्शन के सबूत है, कभी हो जाता है सलमान के पास है। और यहाँ हमने देखा कि यहाँ रिपोर्ट में आपने देखा है कि इनका बेटा सलमान सीख ले, इनका दामाद सीख ले और इनके समझी देख ले, किसी भी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है जो हालात और बात का जवाब दे न सके। अब कानून जवाब है बुलाया उनको इसलिए गया था कि आपकी वजाहत बता सके, सेटिस्फाई कर सके और सेटिस्फेक्शन वजह नहीं है। सवाल उनके पास इसलिए नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा मिला है, एसेट बियॉन्ड मीन का है। बाहर जो जदादियां बनाई हैं जो पाकिस्तान के अंदर, जैसे देखे ना मिसाल के तौर पर मैं अगर हूँ तो मुझे तो पता होगा मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट में एक एक चीज रिफ्लेक्ट होती है और वो वजह है कि मैं टैक्स गुजार हूँ। अब यहाँ जो कि उन्होंने कई ऐसी चीजें हैं जो अकाउंट फॉर नहीं की गई हैं, वो रिकॉर्ड पे निकल आई हैं और उनका जवाब ना होने की वजह से हीले बहाने इसलिए किए जा रहे थे कि पेश ना हो। आज मजबूरन इसलिए पेश हुए हैं कि अगर पेश नहीं होते तो आज गिरफ्तारी शहबाज शरीफ साहब की मुतवक्को थी। अब इनके पास जवाब नहीं है, मौका फिर दिया उन्होंने नैब ने और उन्होंने रिकंसाइल करना है अपना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, अपनी जायदाद के हवाले से और खास तौर पर जो सवाल उठाए गए हैं कैंप ऑफिस के हवाले से। इनके पास वो जवाब इसलिए है क्योंकि हम इख्तियार से नाजायज इस्तेमाल किसको कहते हैं? किसी को तो कहते हैं। हमने कोई करोड़ों रुपया देखा है जो इस काम के लिए लगाया गया, खर्च किया गया और उसको जवाब इनके पास किसी भी तरह से मौजूद नहीं है। और सेक्शन 9(5) अगर देख लें, एसेट बियॉन्ड मीन देख लें, अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी देख लें, नैब की जितनी प्रोविजंस को सामने रखे और जब इसको आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पढ़ते हैं, जब देखते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के साथ मिलाकर देखते हैं तो आपके पास प्रेडिकेट ऑफेंस अवेलेबल है, आपके पास लिंकेज कोई नहीं है और वो किसी न किसी तरह से टालने की नहीं। ये तो सिंपल सा एक इशू था कि आपको रिकंसाइल करना है।
रिकंसाइल करने के हवाले से बात वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है। अब हैरान देखते हैं कि नैब क्या करती है, लेकिन बुनियादी तौर पर गिरफ्तारी का केस उनका बड़ा वाज़े है, क्योंकि इन्होंने इतनी आसानी से ये चीजें नहीं बतानी है। वो सियासी एक जंग लड़ रहे हैं, कभी चैनल पे बैठकर कहती है सियासी नोयत का केस ज्यादा लग रहा है, सियासी नोयत के दलाइल ज्यादा आ रहे हैं, आर्टिकुलेट नहीं हो रही बात। बहुत शुक्रिया जी, इस हवाले से हमें आगाही फराहम। अजहर सदीक साहब, एडवोकेट अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। खबर शामिल करते चले, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास हुआ है। इलाकाई ब्यूरोज, नैब हेडक्वार्टर समेत ऑपरेशन प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया है। चेयरमैन नैब ने कहा है कि बदनवानी एक सरतान है और मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। नैब बिला तफरीक आहनी हाथों से बदनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बदनवान अनासर से 328 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए। किसी नैब एहलकार ने एक पाई नहीं ली। बदनवानी के खात्मे में कौमी फरीजा समझते हैं। तमाम डायरेक्टर जनरल्स बदनवानी केसेस को मेरिट पर कानून के मुताबिक निपटाएं। और आपको बताएं कि हफ्ते के रोज़ एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर कातिल डोर ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। नन्ना सुफियान, जिसकी उम्र सिर्फ 4 बरस थी, वो अपने वालिदैन के हमरा नाज़िमाबाद के करीब से गुजरा था जब एक डोर से उसका गला कट गया। उसके वालिदैन उसको जल्दी में अब्बासी शहीद अस्पताल लेके गए, लेकिन वो बच्चा खून ज़्यादा बह जाने की वजह से जाँबर ना हो सका। वालिदैन ये कह रहे हैं कि 3 घंटे तक अस्पताल इंतज़ामिया पुलिस का इंतज़ार करती रही, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया कह रही है कि बच्चा जब हॉस्पिटल में लाया गया था तो वो बच्चा जिंदा ही नहीं था। अब वहाँ पे जो एक्शन लिया गया वो सिर्फ ये एक्शन लिया गया है कि जो SHO था गुलबहार का, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। साथ में वो बाप बेटा जो कि पतंग उड़ा रहे थे, जो कि पेचे लड़ा रहे थे, जिनकी कातिल डोर की वजह से आज माँ बाप अपने 4 साल के नन्हे मासूम सुफियान से बिल्कुल एक बहुत बड़ा लॉस है जो उनके लिए है, वो महरूम हो गए हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये कि मुकदमा किस सख्त नौयत का होगा शफात, क्योंकि कत्ल का मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन हम ये आज का वाकया नहीं है, ये पहले इस्लामाबाद, ये पहले लाहौर में भी होता रहा है, कराची में भी होता रहा है। जो पतंगे बना रहे हैं उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया जाता, जो डोरे बना रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, और फिर हम देखते हैं किस तरह के वाकया सामने आते रहते हैं। एग्जैक्टली जी, ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह, क्योंकि पुलिस का अब एक्शन थोड़ा बहुत सामने आना शुरू हुआ है। नज़ीर हमारे साथ मुझे जी। नज़ीर बताइएगा कि सुफियान की मौत के बाद, उस नन्हे सुफियान के जाँ बहक होने के बाद से पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? मैं लियाकताबाद जो मॉडल थाना यहाँ पर मौजूद हूँ। 2 रोज़ कबल एक मासूम बच्चा, 4 साल बच्चा, जिसकी गर्दन पर डोर फिरने से वो जाबाक हो गया था, जिसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर एक फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई के बाद बड़ी मिकदार में न सिर्फ मांझा, पतंगे और दीगर सामान बरामद किया गया, बल्कि केमिकल भी मौजूद है। SHO लियाकत हयात हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये छापामार कार्रवाई की। ये क्या चीज़ है? ये शीशे का सीमेंट है, जिससे जो है ये मांझा बनता है। और ये केमिकल है, ये शीशा है, बाकायदा जो शीशा होता है उसको पीस कर सीमेंट के अंदर मिलाकर एक केमिकल बनाया जाता है, जिससे पतंग तो कटती है लेकिन मासूमों की गर्दन भी कट जाती है। ये इस वक्त जो हम इस वक्त लियाकताबाद का जो थाना है इसके माल खाने में मौजूद है, जहाँ पर कैमरामैन दिखा सके कि कितनी तादाद में ये तमाम सामान और ये अशिया मौजूद हैं। इस वक्त हम जो दूसरा माल खाना है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम यहाँ दिखाएंगे आपको कि यहाँ क्या क्या सामान मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पतंगे मौजूद हैं, जिनको देखा जा सकता है कि छत तक ये पतंगे इस कमरे में भरी हुई हैं। हज़ारों की तादाद से ये पतंगे हैं। कमोबेश ये तो 8 से 10 हज़ार पतंगे होंगी, या शायद उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। ये और ये इस एक बॉक्स में कितनी है? 1000। एक कार्टन में 1000 पतंगे, यानी कि 1 2 3 हज़ार पतंगे ये हैं। 10,000 के करीब वो पतंगे हैं, और जो दीगर पतंगे यहाँ पर मौजूद हैं, या ये जो चरखियाँ मौजूद हैं, मांझे मौजूद हैं। जिस शख्स को अभी पकड़कर पुलिस लाई है 188 की तरफ उसका मुकदमा दर्ज होगा। कल सुबह वो बाइज्जत अदालत से बरी हो जाएगा। लिहाजा अगर इस तरह के नासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपको एक मरबूत कानून भी बनाना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से मैं आगाही फराहम करने के लिए। और पतंगबाजी पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ये यहाँ पे जिस तरह से शीशे का सीमेंट या ग्लास का चूरा जैसे उस डोर पे लगा के उसको इतना तेज़ धार बना दिया जाता है कि वो जिस शख्स के गले पे पड़ती है उसका गला कट जाता है,
ये एक निहायत गैर इंसानी खेल बन गया ये, क्योंकि ये अब खेल नहीं रहा, ये अना का मसला बन गया है कि हमारी डोर अगर कटे, हमारी पतंग अगर कटे तो क्यों कटे, चाहे किसी का गला कट जाए पर डोर ऐसी जरूर होनी चाहिए कि वो अगली की पतंग या किसी अगले का गला भी काट दे। और अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब SHO गुलबहार को जब मुअत्तल किया गया उसके बाद ये तमाम तर कार्रवाइयाँ क्यों अमल में आती हैं, उससे पहले क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। अभी भी अगर आप चले जाएं आप गुलबहार की कॉलोनी में, उससे आगे आप जिन जिन इलाकों में जाएंगे लोग वहाँ पे शाम को पतंगबाजी करते हैं। और लॉकडाउन में तो शफात बहुत से लोगों ने पतंगबाजी दोबारा से शुरू कर दी, लेकिन एक्शन जो लिया गया वो सुफियान के जाने के बाद ही लिया गया। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की। उन्होंने कहा है कि मसाजिद में हिफाजती इंतजामात न करना हज़ारों जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। बाज़ अफराद मसाजिद में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात नहीं कर रहे, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका मजीद कहना था कि अवाम घरों से बाहर निकलते रहे तो कोरोना को कैसे रोका जाएगा। चौधरी सरवर ने कहा कि रमज़ान में 5 लाख गरीब खानदानों को राशन की फरहमी का टारगेट मुकम्मल कर लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी उमर साहब, खुद लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने शाम रमज़ान में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि सूबा पंजाब में इस वक्त करंटली कोरोना की उमूमी तौर पर जो सूरत हाल है वो क्या है, और हम कोरोना के खिलाफ जंग में इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? कोरोना जो है एक बहुत ही डेंजरस ख़तरनाक वबा है, और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए एक आफत सामने आई है। जहाँ तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक़ है, इससे निपटने के लिए बहुत से मौसर इक़दाम जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने किए हैं। सबसे बड़ा इशू और हमारा चैलेंज ये था कि रोज़ाना टेस्ट जो हैं उनकी कैपेसिटी जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं तो फिर ही हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन में पॉजिटिव है, किन में नेगेटिव है, और उसके बाद अपना लाया अमल जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी बेड कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। क्वारंटाइन सेंटर जो हैं बनाए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी हुकूमत की, बल्कि किसी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए वो कि डॉक्टर्स जो हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, या हमारा जो तिब्बी इमला है वो फ्रंट लाइन पे हमारी जंग जो है कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। तो उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी प्रोटेक्शन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमारी हुकूमत भी और हम प्राइवेट लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने डॉक्टर जो हैं उनको किसी तरह भी हम इस मर्ज़ के को जो है वो ना। तो सब आपने बहुत सारी मसाजिद में हिफाजती इक़दामात ना होने की निशानदही की है। अब जो लोग हिफाजती इक़दामात नहीं उठा रहे, या मास्क नहीं पहन रहे, या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो कह रहे जी कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, अगर कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? बहुत ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों से इंसानों तक फैलती है, और इस बीमारी का जो मुकाबला है वो घर में रहकर जो है वो किया जा सकता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम गवर्नर्स और उलमाए किराम की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें SOPs जो हैं तय हुए थे, जिसमें डिस्टेंसिंग का इशू था, वज़ू जो है उसके बारे में कहा गया था कि लोग अपने घरों से करके आएंगे। तो मेजॉरिटी उलमाए किराम जो हैं वो तो अपना रोल जो है इन SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो अपना टाइम और एफ़र्ट और एनर्जी लगा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो हमने बिल्कुल ये उलमाए किराम को वाज़े किया है कि जो मसाजिद इन पर इम्प्लीमेंट इन हदायत पे नहीं करेंगी तो उनके ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब जो है वो सख्त पंजाब उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी जो हिदायत पे अमल नहीं करेगी। अच्छा चौधरी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि फैसला किया गया कि पंजाब की जामियात में कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। इस पर आप लोग अपनी वर्किंग कब से शुरू करेंगे और कैसे शुरू करेंगे? बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, और मैं अरसा दराज से, बल्कि कई सालों से ये मेरे दिमाग में बार बार सोच आती थी कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमें ना पढ़ाने वालों को पता होता है कि हम ना पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ने वालों को पता होता है। कुछ लोग यकीनी तौर पर, सारी दुनिया नहीं, कुछ लोगों को पता भी होता है, मैंने समझते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मायनी के साथ कुरान पाक जो है वो नहीं पढ़ते। तो इसके लिए
ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने फ़ैसला किया कि हम अपने तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अपने तलबा और तालबात को कुरान पाक की तालीम जो है वो तर्जमे के साथ देंगे। और हम सब जानते हैं कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और पूरी दुनिया इस कुरान पाक से अपनी रहनुमाई जो है वो ले सकती है। तो इंशाअल्लाह अब 7 वाइस चांसलर्स की मैंने एक कमेटी बना दी है जो 10 मई तक हमारे सामने ड्राफ्ट प्रपोज़ल जो है पेश करेगी और उसके बाद हम तमाम वाइस चांसलर से इस बारे में उनकी राय लेंगे और इंशाअल्लाह माह रमज़ान में ही हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना जो है वो कंपलसरी जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कर देंगे ताकि हमारे बच्चे जो है वो कुरान पाक की रोशनी में अपनी तालीम और तरबियत जो है कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज 10 रमज़ान है और आज उम्मुल मोमिनीन ज़ौज रसूल और मादरे शहज़ादी कौनैन फ़ातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब खदीजतुल कुबरा का यौम वफ़ात है। पूरे पाकिस्तान में आज नहायत अक़ीदत व एहतराम से इनका यौम वफ़ात मनाया जा रहा है और आज पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी और आपका शुमार बिलाशुबा बानियान इस्लाम में होता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुश्तरका ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया और आपकी सीरत तैयबा सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को एक ख़ास मकाम और मंजिलत हासिल है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुरान के अहकाम पर अमल और इस्लाम के फ़रोग़ और मुसलमानों की इमदाद के लिए अपनी दौलत खर्च करके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अहदाफ़ की तकमील में बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। शाम रमज़ान में अहम खबर शामिल करते चलें। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक सज्जरानी ने मुलाकात की है। मुलाकात में पार्लिमानी अमूर और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए बलूचिस्तान की मुकम्मल मदद कर रहे हैं। सूबे के अवाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोरोना कंट्रोल के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुँचाना था। मुल्क में मुआशी अमल तेज करने के लिए बड़े इकदाम करने जा रहे हैं। टाइगर फोर्स मुल्क भर में मुश्किल में फंसे अवाम की खिदमत करेगी। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुश्किल से निकलने के लिए पार्लिमान अपना किरदार अदा करेगा। वैसे अब बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है क्योंकि इस सारे मामले में अब तो जब लॉकडाउन ईज़ हो रहा है तो हमें सब कुछ रिज्यूम हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट का इजलास अभी तक नहीं हो रहा। पार्लियामेंटेरियंस भी गायब से लग रहे हैं, लेकिन होना यही चाहिए कि इकट्ठे होकर मिल के कोई इस मसले का हल निकाला जाए। साथ ही ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल बढ़ रही हैं कोविड-19 के हवाले से अफवाहें। बिल्कुल, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे अफवाहें भी बढ़ रही हैं। वो कहते हैं जितना मुंह उतनी बात है। तो इन दिनों कोविड-19 की वबा के साथ साथ अफवाहों की वबा ने भी पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को अपनी लपेट में ले रखा है। सोशल मीडिया पर मन घड़त वीडियोज़, झूठी खबरें, प्रेम कहानियाँ और दावों का बाजार खूब गर्म है जो लोगों को मजीद परेशान कर रहे हैं और साथ में लोगों को काफ़ी बेचैन भी कर रहे हैं। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की वैक्सीन पर काम करने वाले रजाकार डॉक्टर एलिजा ग्रांथियो भी चल बसी। ये खबर 25 अप्रैल को सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल हुई और हर तरफ फैल गई, लेकिन खबर झूठी थी। और इस फेक न्यूज़ की डॉक्टर ने खुद जो है वो ट्विटर पे तरदीद की। इसी तरह हज़ारों दीगर खबरें जो है वो हर रोज़ सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे वायरल की जाती हैं और ख़ास तौर पे वो होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। जी कभी तो ये होता है कि जी ये वुहान में बनाया गया है, ये वायरस बना रहे थे और वो टेस्ट ट्यूब टूट गई और उससे जो है ना वो टिपिकल जो। और कभी कहते देखें ये वुहान की ट्रेन में आप देख रहे हैं ये अमरीकी सिपाही जो खड़ा हुआ है उसने हाथ लगाए पोल से उसे वायरस दे दिया। ये होता तो ये कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स और उससे पैसे बनाने के लिए, क्योंकि अब इससे बड़ा कारोबार भी किया जाता है। आप यूट्यूब पे ऐसी कोई ना कोई टैगलाइन के साथ आप लोगों को डराने के लिए कोई खबर ऐसे दे देते हैं कि जी इसका इलाज दरियाफ्त हो गया है, अभी देखें, इसको अभी लाइक करें। फौरन लोग वो वीडियो खोलते, होता है क्या, उसके व्यूज बढ़ते हैं, जब व्यूज बढ़ते तो पैसे आने लग जाते हैं। अच्छा, ये बात सिर्फ हम ये नहीं कह सकते सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। बहुत सारे सरबराहान ममलिकत
अब ये बातें कर रहे हैं और बगैर कोई नाम लिए मेरे ख्याल में हम सिर्फ कह देते हैं कि बाज़ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जी ये सिर्फ जो है एक ड्रामा है और एक मुल्क जो है चाइनीज वायरस। हाँ, yes. कैसे शफात कैसे? It's just a Chinese virus, and I don't want to talk about it. I don't want to name it, but it's You got it. It's under control, and everything is totally positive. I'm positive about it. Exactly. और उसके बाद फिर बाद में आप मानते भी हैं कि हाँ भाई वायरस सच में है, फिर आप काम भी करने लग जाते हैं। So कोशिश क्या करें, एक बड़ी आसान सा काम है, जब आपको ऐसी खबर देखे तो फ़ौरन आप उसको गूगल पे डाल के एटलीस्ट कंफर्म कर लें और किसी भी ऐसी खबर को जो कि कोरोना से रिलेटेड हो, जो कि दहशत लोगों में फैला सकती है, उसको बगैर किसी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी के लोगों के अंदर पास आउट। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं एक अछूती खबर की, अनहोनी खबर है जनाब, और वो ये कि पेट्रोल लोगों ने अपनी गाड़ियों में इतना भरवा लिया कि पंप्स में पेट्रोल ख़त्म हो गया। और ये बात अगर आज से 1.5 महीना पहले होती तो जो जब पेट्रोल 117 118 का था तो शायद इम्पॉसिबल होता, लेकिन ये बात वाकई सच है जनाब कि पेट्रोल अब इतना लोगों ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया कि उसकी शॉर्टेज पैदा हो गई है। बिल्कुल शफात, रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है पेट्रोल की थी। वजारत तवानाई बराए पेट्रोलियम डिवीजन के एलामिये में ये कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का कोई खदशा नहीं। पेट्रोल 2,85,000 और डीजल का 3.5 लाख टन का स्टॉक मौजूद है, जो 15 रोज की तलब पूरी करने के लिए काफ़ी है। PSO के लिए पेट्रोल और डीजल आने वाले 2 ऑयल टैंकर्स कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम बंदरगाह पर लंगरदाराज हो चुके हैं और आवाम से अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी से गुरेज करें। पंप्स ने तलब के लिहाज से ख़रीदारी नहीं की, इसलिए वक्ती किल्लत पैदा हुई। तो और इसकी स्टोरेज के ये बड़ी मतलब सेंसिटिव चीज़ है, मतलब खुदा ना खासा अगर आप बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं और आप सिगरेट तो कभी पीना छोड़ते नहीं है, मतलब ये स्टोरेज ऐसे नहीं हुआ। ये है कि जो बाइक वाले हैं ना वो डलवाते थे 50 का पेट्रोल या 100 का पेट्रोल डाल दो, बोतलों में लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो अब ये मामला हो गया है कि अब लोगों ने टैंक फिल कराने शुरू कर दिए हैं। लोग ये यहाँ से जो है ना, क्योंकि लोगों को लगता है शायद अब माहौल अच्छा हो गया। और वैसे ये बात भी है कि बहुत सारे मामलात में ऐसा भी होता है कि जब आप गाड़ी को फुल पंप टैंक पे चला रहे होते हैं ना, तो फिर ज़रा गाड़ी की परफॉर्मेंस, ये एक मिथ है कि जो गाड़ी की जो है ना वो एक एवरेज तब अच्छी होती है जब आप उसे फुल टैंक पे चलाएं। अगर आप उसे 0 पे या रिजर्व पे चलाते हैं तो वो अच्छी नहीं रहती। ये लोग अब ट्राई कर रहे हैं और अभी मेरे ख्याल से ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये भी कम रहेंगी। तो जो लोग हैं ज़रा हौसला रखें, इत्मीनान रखें। आप बाद में भी जाएंगे पेट्रोल की कीमत जब पेट्रोल लेने के लिए तो आपको इसी सस्ते दामों में पेट्रोल मिल जाएगा। इसलिए खुदारा बार बार घरों से बिला वजह ना निकलें। वो पेट्रोल जिसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है उसको स्टोर करने के लिए घरों से ना निकलें। एग्जैक्टली जनाब, क्योंकि ये इट इज़ अ सीरियस कमोडिटी। आगे बढ़ते हैं, एक आम खबर शामिल करते हैं। भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा में तलबी हुई है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की मजम्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भारत ने गलत तशरीह की। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के अटूट अंग के दावे की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिसे आलमी बरादरी ने तस्लीम किया है। और सिवाय ऑस्ट्रेलिया के शफात अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक तरह से इस पर समर वेकेशंस हैं। जब समर वेकेशंस आती हैं तो बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि हमने अपनी समर वेकेशंस कौन से मुल्क जाके गुजारनी है। बरतानिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी रुक करते हैं, दुनिया जहान से जो लोग बरतानिया का रुख करते हैं, वहाँ की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है वो आजकल के इस टाइम में जहाँ पे समर वेकेशंस है, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ का मौसम है, बड़ी सफ़र करी वहाँ की टूरिज़म इंडस्ट्री। बिल्कुल जनाब, इस हवाले से हम देखते हैं आफ्ताब बेग की ये रिपोर्ट। आज सिर्फ ये बरतानिया में नहीं बल्कि दुनिया जहान में हर जगह के हर मुल्क की जो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इस वक्त उसकी जो रौनक है वो काफ़ी मांग पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, टूरिज्म अगले साल हो जाएगी, अभी तो जान बचाना ज़रूरी है। तो आपको बताते चलें जनाब कि हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि फल और सब्जियां खाएं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी और रॉ खाएं। मसला ये वो आप खाते नहीं हैं। अब आप फ्रूट चाट आपको कितनी खिलाएं मसाले डाल डाल के, तो कोई हमने इसमें इनोवेशन की है। बिल्कुल जी, हमने इनोवेशन किया। आज हमने आपको बताया कि 2 चीज़ें आपने मिला के खानी है ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। इसीलिए आज अपने किचन में लेके जा रहे हो। किचन में आज हम बना रहे हैं रशियन सैलड। कितनी जल्दी रशियन सैलड तैयार हो गया। तो शफात आई एम श्योर क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई रेसिपी बन रही होती है यहाँ पे शफात रोने वाले हो जाते हैं, मुंह में इनके फुल टाइम आ जाता है पानी। तो आज तो रशियन सैलड शफात के घर पे बनेगी जनाब। ये लाल टोपी वाला रशियन सैलड कौन नहीं खाना चाहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।